गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ममता बिश्नोई आपके आज इस न्यू चैप्टर के साथ इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र क्या होता है कि हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो उपयोगी गैसें होती है वो अंदर ली जाती है, जो अनुपयोगी उत्सर्जित गैसें होती है वो बाहर निकाली जाती है। तो इस प्रकार जो गैसों वाला सिस्टम चलता है अपने शरीर में, उसी का अध्ययन करने वाला जो तंत्र होता है उसको हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। और श्वसन तंत्र में हम मुख्य रूप से दो ही गैसों का उपयोग करते हैं। जो गैस हम अंदर लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन, और जो गैस हम बाहर निकालते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, मनुष्य होगा या जो भी जीव होंगे वो जब श्वसन प्रक्रिया करेंगे तो वो अंदर ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित करेंगे। उसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जब पादप श्वसन करेंगे या पौधे श्वसन करेंगे तो वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? अपने दिमाग में आंसर सोच लीजिए जो मैंने आपको पूछा है कि जब पौधे श्वसन करेंगे तो कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, और अपने दिमाग में जो भी आंसर है उसको लॉक कर लीजिए, क्योंकि इसका सही आंसर मैं बताने वाली हूं कि जो भी पादप होंगे वो श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस लेंगे और कौन सी गैस उत्सर्जित करेंगे। तो ध्यान रखना, जो पौधे होंगे वो श्वसन प्रक्रिया में हमारी तरह ही ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। इसमें कई स्टूडेंट्स का आंसर गलत हुआ होगा, क्योंकि मैंने कई बार ये क्वेश्चन किया और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका आंसर गलत देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो पौधे होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ये गलत है। पौधे श्वसन प्रक्रिया में हमारी तरह ही ऑक्सीजन गैस लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित करेंगे, लेकिन जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे तब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेंगे और ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करेंगे। इसलिए कहा गया है कि जो पौधों का श्वसन है वो हमारे लिए हानिकारक है और जो पौधों का प्रकाश संश्लेषण है वो हमारे लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि श्वसन में पौधा हमारी तरह ही वातावरण से ऑक्सीजन खींचेगा और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस बढ़ा देगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में वो वातावरण में ऑक्सीजन को देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा। इसलिए जो पौधों का प्रकाश संश्लेषण है वो हमारे लिए उपयोगी है। अब क्या करते हैं, पौधे अगर वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उनको प्रकाश मिल रहा है तो पौधे ज्यादातर प्रकाश संश्लेषण ही करते हैं। और ध्यान रखना, दिन के समय लगभग पौधों में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और रात्रि के समय जो पौधे होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि उस समय प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए पौधे रात्रि के समय ऑक्सीजन गैस को खींचेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, यानी श्वसन प्रक्रिया करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय जो पेड़ है वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करेंगे और श्वसन को खींच लेंगे, जिससे व्यक्ति का दम घुटने लगेगा। इसलिए रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं, जो हम श्वसन पढ़ेंगे कि गैसों का आदान प्रदान होता है। ज्यादातर जो जीव है वो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर उत्सर्जित कर देंगे। और यह प्रक्रिया जिस माध्यम के द्वारा या जिस विधि के द्वारा होती है उसको बोलते हैं विसरण विधि। गैसों का परिवहन मुख्यतः किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा। अब ये विसरण विधि या डिफ्यूजन मेथड क्या होता है? विसरण विधि का मतलब है किसी भी गैस के अणु का ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, और जाते टाइम उसको ना तो कोई ऊर्जा चाहिए ना किसी प्रोटीन की आवश्यकता हो, बिना किसी ऊर्जा की सहायता से जब गैस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चली जाती है तो उस विधि को क्या बोला जाता है? उस विधि को बोला जाता है विसरण विधि। ठीक है, ध्यान रखना, गैसों का परिवहन किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा। विसरण विधि क्या होती है? किसी भी गैस या अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाना, जिसमें कोई ऊर्जा की या किसी प्रोटीन की सहायता नहीं होती है, उस विधि को बोलेंगे विसरण विधि या डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, जैसे हमने देख लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है
अब देखिए पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन वातावरण से हमारे शरीर के अंदर आ जाएगी, यानी बाहर है जो ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो ऑक्सीजन गैस बाहर से अंदर आ जाएगी। फिर जैसे ही हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, अब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, बाहर वातावरण में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से यानी उच्च सांद्रता से बाहर निकल जाएगी निम्न सांद्रता में, तो ये विधि भी क्या होगी, विसरण विधि। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो जीव है वो किस किस विधि द्वारा, ये तो हो गया आपके विसरण विधि द्वारा हो गया, उसके अलावा पूछा जाता है कि कौन सा जीव के लिए श्वसन करने के लिए हमारे शरीर में कौन सा अंग होता है, यानी कोई भी जीव है जब वो श्वसन प्रक्रिया करेगा यानी वो ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा, तो ये जो गैसें अंदर जा रही है वापस बाहर निकल रही है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग होगा जो इस श्वसन प्रक्रिया को अंदर कंप्लीट करेगा। तो अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। जैसे मनुष्य के मैं बारे में बताती हूँ कि हमारे अंदर जो श्वसन अंग होता है वो होता है फेफड़ा या लंग्स, यानी जो ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में जा रही है वो कहाँ पर जाएगी, फेफड़े में जाएगी, और फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस निकलेगी और शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाएगी। तो शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान करने वाला या गैसों को होल्ड करने वाला जो ऑर्गन होता है वो हमारे शरीर में कौन सा होता है, फेफड़ा या लंग्स। तो ध्यान रखना मनुष्य के शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, फेफड़ों में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव भी है जिनमें अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से आगे अध्ययन मनुष्य के रूप में ही करेंगे, लेकिन जो एक बेसिक थोड़ा सा है वो आपको ध्यान रखना है कि किस जीव में कौन सा श्वसन अंग होता है। तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए आपके सामने लिखा होता है जीवों में श्वसन, यानी इधर तो आपके सारे जीव लिखे हुए हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है मनुष्य, तो मनुष्य में जो श्वसनी अंग है वो क्या है, फेफड़ा या लंग्स, यानी हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है, फेफड़ों में। फिर दूसरा है मछली, मछली के अंदर श्वसन किससे होता है, गिल्स या उसमें पाए जाते हैं गलफड़े, उसके द्वारा मछली में श्वसन प्रक्रिया होती है। फिर तीसरा है मेंढक। अब देखिए मेंढक में श्वसन करने के लिए दो अंग काम में लेते हैं। अगर मेंढक, आपको पता है कि मेंढक को क्या बोला जाता है, उभयचर। उभयचर का मतलब होता है कि ऐसा जीव जो स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, यानी दो वातावरण में रहने वाला जीव क्या कहलाता है, उभयचर। और मेंढक है वो उभयचर है, यानी ये स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है। तो जब मेंढक स्थल पर रहेगा तो उसमें श्वसन किसके द्वारा होगा, फेफड़ों के द्वारा। और जब मेंढक पानी में रहेगा तो श्वसन किसके द्वारा होगा, त्वचा के द्वारा, क्योंकि जो फेफड़े है ना वो एक वायु के गुब्बारे के समान है, और अगर पानी में मेंढक ने इससे श्वसन कर लिया तो फेफड़ों में पानी भर जाएगा और फिर फेफड़े क्या निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ध्यान रखना मेंढक में श्वसन दो अंगों के द्वारा होता है। अगर मेंढक पानी में रहता है तो श्वसन त्वचा के द्वारा होता है, और अगर मेंढक स्थल पर रहता है तो उसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। फिर अगला आपको ऑर्गन दिया हुआ है सांप। सांप के अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। पक्षियों में भी फेफड़ों के द्वारा। स्तनधारियों में नहीं, स्तनधारी में हम सब आएंगे, ठीक है। स्तनधारियों में भी फेफड़ों के द्वारा, केंचुए में भी फेफड़े के द्वारा, और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं जितने भी सारे कीट होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी है, बिच्छू है, ये सब किसके अंदर आएंगे, कॉकरोच और आर्थ्रोपोडा के अंदर। और उनके अंदर श्वसन होता है श्वास नली के द्वारा। एक नली जैसी संरचना होती है, उसी के अंदर क्या हो जाता है, श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो जीव है और इनके अंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान लेना, लिख सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र। तो हम देखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार का बना होता है। तो जो मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है
उसमें क्या होगा, सबसे पहले कुछ हमारे शरीर में एक ऐसा रास्ता बनता है जहां से श्वास प्रवेश करती है और वापस स्थान तक रुककर वापस श्वास रवाना हो जाती है। उस पूरे तंत्र को हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? आप सोचिए, हम जो श्वास लेते हैं वो सबसे पहले किस अंग में लेते हैं? नाक में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो सबसे पहले जो श्वसन तंत्र का पार्ट है वो क्या है? नासा मार्ग। नाक के बाद जो श्वास आएगी वो यहां पर जाएगी कंठों के अंदर, यानी इस प्रकार की एक नली के जैसे नीचे संरचना होती है, उसको बोलते हैं श्वास नली। और जो श्वास नली का ऊपरी भाग होता है ना, उसको बोलते हैं कंठ, जहां से हमारे क्या निकलती है? आवाज निकलती है। इसलिए कंठ को स्वर यंत्र भी बोला जाता है, या इसको ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। तो कंठ है, कंठ के बाद यहां वाला जो पार्ट आ गया, ये वाला जो भाग है ना, ये भोजन के लिए और श्वास दोनों के लिए कॉमन है, और इस भाग को बोला जाता है ग्रसनी। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा भाग है मुंह गुहा के बाद जो भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन है, यानी इस स्थान से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरता है, तो इस भाग को क्या बोला गया है? ग्रसनी। और उसके बाद आपके ये मुंह वाला पार्ट आ गया, उसके ऊपर आ गया ये नाक वाला पार्ट, यानी ये हो गया नासा मार्ग, और ये दोनों हो गए नासा छिद्र। यानी नासा छिद्रों से जब सबसे अंदर हमने कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन गैस ली। हम क्या करते हैं, बाहर से लगभग सभी गैसों को लेते हैं, और सबसे ज्यादा हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि वातावरण के अंदर आपको पता है सभी गैसें, उन सब में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। अब नाक में जितनी बार गैसें होगी, जो ज्यादा होगी वही तो अंदर जाएगी, तो हमारे नाक में तो सभी गैसें जाती है, सबसे ज्यादा गैस कौन सी जाती है? ध्यान रखना, नाइट्रोजन। अब सभी गैसें अंदर जाएगी, लेकिन अंदर जाकर जो ऑक्सीजन गैस है ना, उसका प्रोसेस ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा शरीर ऑक्सीजन को चाहता है, उसके लिए वो अनुकूलित हो गया है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब श्वास ली जाती है तो कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में ली जाती है, तो कभी भी आप आंसर ऑक्सीजन मत करना, क्योंकि यहाँ पर नाक को पता थोड़ी है कि अंदर ऑक्सीजन काम आएगी, वो तो जो वातावरण के अंदर है वो सभी गैसों को खींचेगा। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस जाती है? नाइट्रोजन गैस जाती है। लेकिन श्वसन प्रक्रिया में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है ज्यादा मात्रा में? ऑक्सीजन गैस। तो देखिए, जो नासा वाला छिद्र था, इसमें से क्या है? ऑक्सीजन गैस, ये जो सभी गैसें गई। फिर हमारे जो नाक के अंदर रोम होते हैं, वो क्या करते हैं? इन गैसों को बिल्कुल साफ करते हैं, कि अगर इनके अंदर कोई कचरा है तो वो क्या है? नाक में ही रुक जाएगा, फिर नाक में कचरा जम जाता है। तो ये जो रोम होते हैं ना, यही काम करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि श्वास हमेशा नाक से लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। क्यों? अगर आप मुंह से लोगे तो मुंह में जो गैसों का छानने वाले के लिए कोई रोम जैसी संरचना नहीं होगी। अब अगर श्वास या गैसों के साथ जो भी कचरा है वो भी अंदर चला जाएगा, श्वास नली में फंस जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि श्वास हमेशा नाक से लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, जो श्वास है वो अंदर चला गया, ये नाक के दोनों छिद्र है, इसके अंदर रोम थे, उन रोमों ने क्या किया? जो कचरा था उसको रोक लिया और गैसों को आगे पास कर दिया। इसी के साथ ही हमारे नाक में एक झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्नीडेरियन मेम्ब्रेन, स्नीडेरियन झिल्ली। ये जो झिल्ली होती है ना, ये अपने नाक में गंध का एहसास कराती है, यानी हम किसी चीज को सूंघते हैं तो हमें उसकी गंध का पता चल जाता है। लेकिन जब जुकाम होता है, यानी राइनो वायरस अपने शरीर पर अटैक करता है, तो इस स्नीडेरियन मेम्ब्रेन या स्नीडेरियन झिल्ली में सूजन आ जाती है, और सूजन आने से जुकाम के समय आपको पता है हमें किसी चीज की गंध का, सुगंध का एहसास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि स्नीडेरियन झिल्ली में सूजन आ जाती है। अब देखिए, जो श्वास है वो यहाँ पर आगे गया। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि ग्रसनी वह भाग है जहाँ से भोजन भी गुजरता है और श्वास भी गुजरे, यानी अपने जो ये गले वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ से श्वास भी गुजरेगा और भोजन भी गुजरेगा। फिर आगे यहाँ पर दो रास्ते आ जाते हैं। यहाँ पर आगे दो रास्ते आ जाएंगे। देखिए, ये वाला पार्ट आ गया। अब यहां पर भोजन भी है और श्वास भी है, तो दोनों ढक्कन अगर आप खुले रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये है श्वास वाली नली और ये है भोजन वाली नली, जिसको बोलते हैं ग्रास नली।
ठीक है। अब अगर आपने भोजन भी यहाँ पे है, श्वास भी यहाँ पे है, अगर भोजन श्वास नली वाली में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर श्वास भोजन वाली नली में गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी जो कण है भोजन के जाते हैं तो गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रास्ता है ना श्वास नली वाला, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ गैसों के लिए है। अगर इसमें भोजन के कण चले गए तो ये क्या ब्लॉक हो जाएगा और फिर गैस से आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दो मान लीजिए आपके सामने बर्तन रखे हुए हैं जिसमें ऊपर से आप गैस भी डाल रहे हो, भोजन भी डाल रहे हो, तो दोनों बर्तनों में से हमें ढक्कन किसके ऊपर लगाने की आवश्यकता है? तो हम ढक्कन लगाएंगे श्वास नली के ऊपर, क्योंकि हमें इसकी सुरक्षा करनी है। ग्रास नली में कुछ भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हमें ढक्कन किसके ऊपर लगाएंगे? श्वास नली के ऊपर। यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया जाता है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है, वो किसके ऊपर होता है? श्वास नली का जो ऊपरी भाग है उस कंठ के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि श्वास नली का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कंठ। कंठ को क्या कहेंगे? स्वर यंत्र या ध्वनि उत्पादक अंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठ का ढक्कन क्या कहलाता है? ध्यान रखना ये ढक्कन किसका है? कंठ का, क्योंकि श्वास नली का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? कंठ। तो कंठ का ढक्कन क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का काम क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट आप ध्यान रखना, श्वास नली का ऊपरी भाग कंठ कहलाता है, जिसे स्वर यंत्र या ध्वनि उत्पादक अंग भी कहते हैं। कंठ का ऊपरी ढक्कन क्या कहलाता है? एपिग्लोटिस, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब ये कैसे रोकेगा? देखिए, जैसे ही आपने भोजन यहाँ पे आया, आपने भोजन को निगला, तो जैसे ही भोजन निगलेगा तो ऑटोमेटिक ये ढक्कन बंद हो जाएगा। तो भोजन को एक ही रास्ता मिलेगा, भोजन कहाँ पर चला जाएगा? ग्रास नली में। जैसे ही आपने भोजन निकल लिया, वापस ये ढक्कन खुल गया, यानी ये इस प्रकार ढक्कन रहता है, ऑटोमेटिक खुलता है, बंद होता है। जैसे ही आप भोजन को निकलिए, ऐसे पड़ा है, आप जैसे ही भोजन को निकलोगे ये बंद हो गया, तो भोजन जैसे ही ग्रास नली में गया ये वापस खुल गया, क्योंकि इसको खोलना भी जरूरी है। अगर ये बंद हो गया तो फिर श्वास नहीं जा पाएगी अंदर, व्यक्ति का दम घुटने लगेगा, हम श्वास के बिना नहीं रह सकते। तो ये ढक्कन कब होता है बंद? आप भोजन चबा रहे हो उस टाइम ये खुला रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने भोजन को निगला तो ऑटोमेटिक ये नसें इससे जुड़ी होती है, आप निगलोगे, जोर लगाओगे, ये ढक्कन क्या है? बंद हो जाएगा और श्वास नली को पूरा कवर कर लेगा। तो भोजन किस में चला जाएगा? ग्रास नली में। आप देखते हो कभी कभी आप भोजन करते हो जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी आप भोजन निकल रहे हो तो एकदम से ये ढक्कन बंद नहीं हुआ, ये भोजन यहाँ पर आ गया, तो ये ढक्कन क्या करता है? इस भोजन को वापस ऊपर फेंकता है। तो आपको एकदम देखते हो कि खाना खाते टाइम धसका लगता है बीच में, फिर आप बोलते हो पानी लाओ पानी लाओ। वो क्यों है? क्योंकि आपने अगर जल्दी जल्दी भोजन किया तो इस ढक्कन को बंद होने का टाइम नहीं मिला। अब ये बंद हो रहा है, भोजन तो आ गया, तो ये क्या करेगा? भोजन को वापस ऊपर फेंकेगा, ठीक है। तो इसलिए खाना खाते टाइम क्या लगता है? धसका लगता है। तो खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना चाहिए। एक तो उससे लार ज़्यादा स्रावित होती है, भोजन का पाचन ज़्यादा होता है, और उसके अलावा भोजन को आगे जाने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। कंठ है, कंठ का ढक्कन एपिग्लोटिस, जो क्या काम करेगा? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा। अब ये श्वास नली, अब आप इसको भूल जाओ ग्रास नली को, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए साथ में बताया था, ठीक है। अब देखिए, ये जो श्वास नली आ रही है, ये श्वास नली क्या करेगी? आगे दो भागों में बंट जाएगी। दो भागों में बंटी कि नहीं बंटी? ये इस प्रकार बंट गई, फिर आगे इसकी वापस शाखाएं बन गई। ये जो आपको दो गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? फेफड़े। मानव शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक तो दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। ये है बायां फेफड़ा और ये है दायां फेफड़ा। देखो, ये जो बायां फेफड़ा है ना, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा इसकी तुलना में छोटा दिखाई दे रहा है। क्यों छोटा दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये किसको जगह देता है? यहाँ पर ये हार्ट को जगह देता है, इसलिए बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है। कारण क्या है? क्योंकि ये हृदय को अपने साइड जगह देगा। अब देखिए, जो ये मुख्य है श्वास नली,
ये श्वास नली फिर दोनों फेफड़ों में चली गई और शाखाओं में बंट गई। जैसे पेड़ का मुख्य तना होता है फिर वो शाखाओं में बंट जाता है, उसी प्रकार ये श्वास नली भी शाखाओं में बंट गई। तो इनको बोलेंगे श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, ये श्वास नली की शाखाएं क्या कहलाएगी? श्वसनिकाएं। उसी प्रकार ये शाखाएं जुड़ी रहेगी और हर शाखा के अंत में एक फूल जैसी संरचना होगी। ये फूल जैसी संरचनाएं हर शाखा के अंत में होगी और मुख्य रूप से ये जो फूल जैसी संरचना है ना, यही काम करेगी और इसको बोलेंगे हम कुप्पिका या एल्विलाई। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कहलाती है कुप्पिका। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि हर कुप्पिका में से एक एक रक्तवाहिनी निकलती है। ये रक्तवाहिनी क्यों निकली? ये रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए। यानी आपको पता है कि जब शरीर में गैसों का उपयोग कर लिया जाता है तो ऑक्सीजन गैस रक्त में से खींच ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में डाल दी जाती है। तो इसलिए ये रक्तवाहिनी फेफड़ों के पास आई। क्यों आई? इसने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़ों को दे दी और अपने अंदर कौन सी गैस ले ली? ऑक्सीजन। अब गैसों के रूप में ये जो रक्त था ना वो शुद्ध हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकाल ली गई और ऑक्सीजन इसके अंदर डाल दी गई। ठीक है, तो ये जो आपके पूरा श्वसन तंत्र वाला पार्ट था जो नासा मार्ग से शुरू हुआ, उसके बाद ग्रसनी, श्वास नली, ये कंठ का ढक्कन एपिग्लोटिस, श्वास नली, उसके बाद श्वास नली के बाद फेफड़े और फेफड़ों के बाद आ गई कुप्पिका। कुप्पिका को कहा जाता है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। अब ये जो कुप्पिका और इसके अंदर रक्तवाहिनी जा रही है ना, इसको मैं वापस आपको पूरा थोड़ा डायग्राम बता के विस्तार से बताती हूँ। देखिए, ये मैंने एक फेफड़ा बना दिया और फेफड़े के अंदर ये कुप्पिका, ऐसी बहुत सारी कुप्पिकाएं, लेकिन अभी हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं, कुप्पिका। अब इस कुप्पिका में क्या आएगी? रक्तवाहिनी आएगी और वापस निकल जाएगी। ये जो यहां पर रक्त आ रहा है ना, तो रक्त के अंदर क्या है? आरबीसी है और आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन होगा वो गैसों को पकड़ कर लाता है, पकड़ कर ले जाता है। यानी हीमोग्लोबिन अपने साथ यहाँ पर किसको बिठा कर ला रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। यानी शरीर में ज्यादा मात्रा में क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बिठाकर यहां पर लेके आ रहा है। अब ये जैसे ही कुप्पिका में आया तो कुप्पिका को इसने क्या दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी इसने कुप्पिका को, और कुप्पिका ने इस रक्त को क्या दे दी? ऑक्सीजन गैस। अब ये हीमोग्लोबिन वापस निकलेगा और क्या लेकर जाएगा? ऑक्सीजन गैस लेकर जाएगा। यानी ऑक्सीजन गैस अंदर आ गई, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल गई। तो जैसे हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह और ये सवारियों को लेकर आ रहा है। कौन सी सवारियां? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन रूपी गाड़ी ने कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर लेकर आया और कुप्पिका में इसने किसको दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को, और कुप्पिका ने हीमोग्लोबिन को क्या दे दी? ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन यहां से वापस ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, कहां पर? शरीर के अंगों में। और वापस शरीर के अंगों में जब ऑक्सीजन गैस काम ले ली जाएगी तो इसमें क्या डाल दी जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार का ये चक्र चलता रहता है। रक्त वाला टॉपिक आप मेरे वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने हार्ट में टॉपिक में आपको समझाया है कि जो हृदय के अंदर रक्त आता है, फिर रक्त हृदय के दाएं नीले से निकलकर फेफड़े में जाता है और फेफड़े से रक्त निकलकर वापस हृदय में आकर शरीर के अंगों में जाता है। तो जो फेफड़े के अंदर गया था ना, फेफड़े में ये काम करने के लिए गया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए और ऑक्सीजन गैस को लेकर आने के लिए। अगर आपको पूछ लिया जाए रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से रक्त का शुद्धिकरण किडनी या वृक्क के अंदर होता है। लेकिन अगर सहायक अंग पूछे रक्त का शुद्धिकरण में तो एक आंसर फेफड़ा आएगा।
क्योंकि फेफड़ा रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर शुद्ध करता है, जबकि जो किडनी होती है वो रक्त में से यूरिया को निकालकर शुद्ध करती है। और हम रक्त को पूर्ण रूप से शुद्ध तभी मानेंगे जब उसमें से क्या निकल जाएगा, यूरिया, और यूरिया को निकालने का काम किडनी करती है। तो अगर आपको एक लाइन में आंसर पूछे कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है, तो एक अंग पूछने पर आपको आंसर किडनी या वृक्क करना है, फेफड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब देखिए, ये फेफड़ा था, ये होगी मान लो श्वास नली, श्वास नली के ऊपर फिर कंठ, कंठ के बाद एपिग्लोटिस और ये ग्रसनी और नासा छिद्र। अब जो श्वास का मार्ग था वो क्या क्या था, श्वास आई नासा मार्ग से, फिर आई कंठ में, फिर श्वास नली में, फिर आई श्वसनिका में, फिर आई कुप्पिका में, और कुप्पिका से गैस को किस में डाल दिया, रक्तवाहिनी के अंदर। फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में से गई श्वास नली में, श्वास नली फेफड़ों में, फेफड़ों से श्वास नली में, कंठ में, नासा मार्ग में, और नासा छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर। यानी जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आई उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस बाहर निकल गई। पॉइंट ध्यान रखना, फेफड़ों के जो भी काम होता है वो किसके अंदर होता है, कुप्पिका के अंदर होते हैं, इसलिए कुप्पिका को फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। कुप्पिका है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। फिर जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन को कहेंगे श्वसनी वर्णक, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता ना तो शायद श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए हीमोग्लोबिन को कहा जाता है श्वसनी वर्णक। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन को श्वसनी वर्णक क्यों कहेंगे, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में लाने ले जाने वाली गाड़ी मुख्य रूप से यही होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन को कहा जाता है श्वसनी वर्णक, और कुप्पिका को कहा जाता है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, हमारे शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वो हृदय को स्थान देता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आप ये ध्यान रखना कि हम प्रतिदिन श्वास लेते हैं वापस छोड़ते हैं, यानी ये जो श्वास होती है वो 1 मिनट में इतनी संख्या कितनी होती है, 12 से 16 बार प्रति मिनट। और श्वास मापने वाला जो उपकरण होता है उसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। जो शिशु होता है या उसकी श्वसन दर होती है वो 44 बार प्रति मिनट होती है। यानी जैसे जैसे शरीर की साइज बढ़ती जाएगी ना तो श्वसन दर कम होती जाएगी। जो बच्चा माँ के पेट में होता है ना, जो भ्रूण होता है उसकी श्वसन दर 140 या 140 पर मिनट के आसपास आती है, यानी वो इतनी तेजी से वो श्वास करता है। लेकिन जब जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो वो आकार बढ़ता जाएगा तो श्वसन दर है वो कम होती जाएगी। और श्वसन दर किसके द्वारा मापी जाती है, स्पाइरोमीटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखना, देखो हम श्वास ले रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारी श्वास है वो बिल्कुल सूखी नहीं होगी, उसके अंदर कुछ नमी होगी। अब वो नमी किसके कारण होगी, नमी होगी पानी के कारण। यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आप देखोगे कि सर्दियों के मौसम में आपके श्वास के साथ धुआं निकलता है। धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपके शरीर में पानी फुल होता है और वो ज़्यादा पानी श्वास के साथ बाहर निकलता जाता है, जो भाप के रूप में निकलता है, इसलिए धुआं निकलता है। गर्मियों के मौसम में ऐसा नहीं होता है क्योंकि शरीर में वैसे भी पानी की कमी है और जो थोड़ा बहुत पानी उसको बाहर वापस उत्सर्जित नहीं किया जाता है। लेकिन जो अपनी श्वास है ना वो पूरी सूखी नहीं होती, थोड़ी बहुत उसमें नमी होती है, और वो नमी किसके कारण होती है, पानी के कारण। अब हमारा शरीर जो फेफड़ा 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन कर रहा है, इस प्रकार पूरे दिन श्वसन करते करते हमारे शरीर से 400 मिलीलीटर पानी बाहर निकल जाता है श्वास के साथ। यानी ये जो श्वास में नमी है ना, इस नमी के द्वारा कुल पानी शरीर से कितना बाहर निकल गया, 400 मिलीलीटर। तो ये डायग्राम से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका दूसरा डायग्राम बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपने इस डायग्राम समझा। एक मैं जो आपको कुछ दूसरा डायग्राम है वो बताती हूँ।
देखिए आपके सामने ये डायग्राम दिखाया गया जो हमारे श्वसन तंत्र का है। सबसे पहले ये नासा छिद्र, नोस्ट्रिल यानी जो नासा के छिद्र है वहां से श्वास अंदर प्रवेश करेगी। फिर आपको दिखाया गया नेजल कैविटी यानी ये जो नाक वाला अंदर वाला गुहा है, नासा मार्ग है, ये वाला पार्ट है, ये वाला। ये जो आपको दिखाया गया ओरल कैविटी यानी ये नीचे मुंह वाला पार्ट है जो भोजन के लिए। और ऊपर वाला जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है, नासा मार्ग है। उसके बाद ये वाला जो भाग है फेरिंग्स यानी इसको बोलते हैं ग्रसनी। मैंने बताया था ना वो भाग जो भोजन और श्वास दोनों के लिए कॉमन होता है उसको क्या बोलेंगे, ग्रसनी या फेरिंग्स। तो देखिए ये वाला पार्ट है, यहाँ पर इधर से जो ये वाला पार्ट है इसमें यहां से तो क्या ही, यहां से तो क्या ही ऑक्सीजन गैस या दूसरी जो भी गैस है, और यहां से क्या आया, भोजन। तो ये वाला रास्ता दोनों के लिए कॉमन वाक नहीं हुआ, यहाँ से भोजन भी जा रहा है और श्वास भी जा रहा है। उसके बाद ये वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, कंठ। ये सबसे जो ये श्वास नली है इसका सबसे अंतिम भाग कंठ है। और कंठ के बाद ये श्वास नली जाकर आगे दो भागों में बंट गई। ये है लेफ्ट लंग यानी बायां फेफड़ा, और ये है राइट लंग यानी दायां फेफड़ा। आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये श्वास नली है वो दो भागों में बंट गई। फिर आगे कुछ इसकी शाखाएं दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यानी श्वसनिका, जो श्वास नली का उप भाग है, जो शाखाएं है वो बंट गई है। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है श्वास नली वाला पार्ट जो नासा मार्ग से स्टार्ट हो रहा है, फिर नासा छिद्र, फिर कंठ, श्वास नली, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, और इनके अंत में छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो यहाँ पर अभी आपको इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही है। उनको हमने क्या बोला था, कुप्पिका, जो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके था कुछ श्वसन तंत्र वाला पार्ट। इसमें एक मैं बीमारी बताती हूँ आपको, जो लंग्स की बीमारी होती है, एम्फीसीमा। ये बीमारी होती है वो ज्यादा सिगरेट पीने से होती है। अब ज्यादा कोई व्यक्ति सिगरेट पिएगा तो जो इसकी कुप्पिका थी ना फेफड़ों की, जिसमें से श्वास नली निकल रही थी, अब व्यक्ति अगर ज्यादा सिगरेट पिएगा तो ये कुप्पिका की भित्ति धीरे धीरे यहाँ से ये क्या है, नष्ट होने लगेगी। और नष्ट होगी तो आपको पता है जो गैस है वो बाहर लीक हो जाएगी, इसलिए पूरी तरह व्यक्ति के श्वसन नहीं हो पाता है और फिर उसका दम घुटने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है एम्फीसीमा बीमारी किस अंग से संबंधित। बाकी एक न्यूमोनिया होता है जो छोटे बच्चों में होता है, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है जिससे श्वास नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो और भी बाकी इसके रोग है ना, अस्थमा और जो एलर्जी से होने वाला रोग है, वो सब मानव रोगों में बताया जाएगा। लेकिन एक अलग से बीमारी एम्फीसीमा जो ज्यादा सिगरेट पीने से होती है, और इस बीमारी में क्या होती है, जो कुप्पिका की भित्ति है ना, वो कुप्पिका की भित्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, एक मैं आपको, वैसे इसका एक क्वेश्चन तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता क्यों है। क्योंकि बच्चे के अंदर जब वो माँ के शरीर में पेट में रहता है तब उसके जो फेफड़े हैं ना वो क्रियाशील नहीं होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। अब जैसे ही वो फिर वो श्वसन और उत्सर्जन कैसे करेगा, तो जो उसकी नाल होती है जिसको ओमल बोलते हैं, उससे वो माँ के शरीर से ऑक्सीजन लेता रहता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड माँ के रक्त में डालता रहता है, उसी से वो पोषण प्राप्त करता है। तो देखिए फिर जैसे ये बेबी है और इसकी ये क्या है, गर्भनाल जो माँ के जो गर्भाशय उससे जुड़ी रहती है, उसी से ये बच्चा क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। अब इसके शरीर में फेफड़े तो बन गए हैं लेकिन वो क्रियाशील नहीं है, क्योंकि अभी इसको जरूरत नहीं है। इसको ऑक्सीजन भी यहाँ से मिल रही है, पोषण भी यहाँ से मिल रहा है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वापस माँ के रक्त में ही डाल रहा है, तो इसके फेफड़े काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होगा ये गर्भनाल यहाँ से काट दी जाएगी। अब माँ, बच्चे का कनेक्ट टूट जाएगा माँ से, वो फिर ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करता है, उसके शरीर में जो फेफड़े है ना वो एकदम से एक्टिव होते हैं, और जैसे ही वो एक्टिव होंगे तो यहाँ से आवाज़ निकलेगी जो बच्चे के रोने जैसी आवाज़ होती है। अगर उस टाइम बच्चे के जन्म लेते ही अगर बच्चा नहीं रोता है तो मतलब वो मरा हुआ पैदा हुआ है। मरा हुआ पैदा मतलब अगर उस टाइम उसके फेफड़े क्रियाशील नहीं हुए तो फिर वो नहीं हो सकते। तो इसलिए बच्चे के जन्म लेते ही रोना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम उसके जो फेफड़े होते हैं वो सक्रिय होते हैं, और एकदम से जैसे ही गैस पास होती है तो फिर वो क्या, रोने जैसी आवाज़ निकलती है। अगर बच्चा नॉर्मली थोड़ा सा नहीं रोता है फिर डॉक्टर उसके पीछे से मारता है, जिससे क्या होगा,
फेफड़ों में थोड़ा सा कंपन होगा और कंपन होते ही वो गैस क्या है, बाहर निकल जाएगी तो बच्चा रोने लगता है। तो ध्यान रखना, जन्म लेते ही बच्चा क्यों रोता है, क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं वो क्रियाशील होते हैं और क्रियाशील होते ही उनके जो गैस बाहर निकलेगी तो वो आवाज रोने के जैसी निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके ये था श्वसन तंत्र। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके सॉल्यूशन बताऊंगी इसका जरूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।